डियर स्टूडेंट, हम लोग डिटर्मिनेंट वाला चैप्टर कर रहे थे। इसमें हमने सबसे पहले डिटर्मिनेंट होता क्या है इसके बारे में पढ़ा, कैसे ऑर्डर 2 के और ऑर्डर 3 के डिटर्मिनेंट का एक्सपेंड किया जाता है, कैसे उसका प्रसार किया जाता है, ये पढ़ा। और एक्सरसाइज 4.1 सॉल्व की थी। आज इसी क्रम में आगे को बढ़ते हैं एक्सरसाइज 4.2 की ओर। एक्सरसाइज 4.2 में जाने से पहले हमें इसकी डिटर्मिनेंट की कुछ प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो प्रॉपर्टीज सीखनी पड़ेंगी, वो पढ़ना पड़ेगा। तो इन प्रॉपर्टीज़ को मैं एक एक करके बताता हूँ आपको। इनका प्रूफ तो मैं नहीं बताऊँगा, लेकिन ये प्रॉपर्टीज़ हैं क्या, इनसे डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने में आसानी होती है। तो इन प्रॉपर्टीज़ के बारे में समझते हैं। तो सारणिक के गुणधर्म, इसमें जो पहली प्रॉपर्टी लिखी है कि यदि किसी सारणिक की पंक्तियों तथा स्तंभों का परस्पर विनिमय, विनिमय मतलब एक्सचेंज कर देना, आपस में उनको बदल देना, अगर हम ऐसा कर दें तो सारणिक के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। माना ए बराबर, ये एक हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स है 3x3 का, यानी कि 3x3 का एक वर्ग अवयव है। इसके अंदर अवयव हैं A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 और C3। ये जनरली मैंने अवयव ले लिए। अब हमने क्या करना है, इसके पंक्तियों और स्तंभों को बदल देना है। पंक्तियों और स्तंभों को बदल देना है मतलब इसका एक तरीके से ट्रांसपोज ही निकाल देना है। यानी कि ये पंक्ति जो है क्या बन जाएगी, कॉलम, तो A1 B1 C1। ये पंक्ति क्या बन जाएगी, कॉलम A2 B2 C2। ये पंक्ति भी क्या बन जाएगी, कॉलम A3 B3 C3। तो इसके हमने पंक्ति और स्तंभों को आपस में क्या कर दिया, बदल दिया। यानी कि इसका क्या निकाल दिया, एक तरीके से परिवर्तन निकाल दिया, ट्रांसपोज निकाल दिया। तो उस ट्रांसपोज को हम किससे दर्शाते हैं, ए डैश से दर्शाते हैं। तो अब ये प्रॉपर्टी कहती है कि अगर हम इस आव्यूह का डिटर्मिनेंट लें, यानी कि इस आव्यूह की सारणिक की वैल्यू लें, वो बराबर होगी इस आव्यूह के सारणिक की वैल्यू के। मतलब इस आव्यूह के सारणिक का मान बराबर आएगा इस आव्यूह के सारणिक के। किस आव्यूह के, जो इसका हमने परिवर्तन करके बनाया था, इसकी पंक्तियों और स्तंभों को आपस में बदल के बनाया था, उस आव्यूह के सारणिक के मान के बराबर आएगा किसका मान, इस मूल आव्यूह का मान, इस मूल आव्यूह के सारणिक का मान। ठीक है, क्योंकि सारणिक होता किसका है, सारणिक वर्ग आव्यूह का ही तो होता है ना। तो इसलिए यहाँ पर मैंने ये आव्यूह लेके लिखा है। ये हुई प्रॉपर्टी नंबर 1। अब प्रॉपर्टी नंबर 2 में जाते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 2 कह रही है कि यदि किसी सारणिक की किन्हीं दो पंक्तियों या स्तंभों को आपस में बदल दिया जाए, कोई भी दो पंक्ति हैं या कोई भी दो स्तंभ है, या स्तंभ लिखा है ना, तो कोई भी दो पंक्तियाँ या कोई भी दो स्तंभ है, उनको अगर हम आपस में बदल दें तो सारणिक का संख्यात्मक मान, यानी कि जो उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू है वो तो वही रहती है, वो नहीं बदलती, लेकिन उसका चिन्ह क्या हो जाता है, साइन क्या हो जाता है, बदल जाता है। यानी कि प्लस वाला माइनस में, माइनस वाला प्लस में हो जाएगा। अब इसको भी समझते हैं। मान लो ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, एक वर्ग आव्यूह है 3x3 का, A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 C3। अब मैंने यहाँ पर एक संक्रिया लगाई, क्या करा, R1 को R3 से बदल दिया। लिखा है ना, दो पंक्तियों या स्तंभों को आपस में बदलने पर, तो मैंने R1 और R3 को बदल दिया। तो ये R3 जो है बन जाएगी R1 और R1 जो है वो बन जाएगी R3। तो अब जो मैट्रिक्स बनेगा वो नया मैट्रिक्स बनेगा। उस नए मैट्रिक्स को किससे दर्शाएगा, B से। तो B मैट्रिक्स से कैसा होगा, A3 B3 C3 अब बन जाएगी R1। R2 को हमने कुछ नहीं किया था, ऐसी रहेगी। और ये A1 B1 C1 क्या बन जाएगी, अब R3 बन जाएगी। तो A1 B1 C1 R3, यानी कि रो 3 में आ गया। तो अब ये प्रॉपर्टी कहती है कि ये जो मैट्रिक्स आया, इसके डिटर्मिनेंट का मान जो है वो इस मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट के मान के बराबर होगा, लेकिन साइन क्या होगा उसका, नेगेटिव होगा। इसका मतलब ये हुआ, सपोज कोई एक डिटर्मिनेंट दिया था आपको ए, आपने उसकी वैल्यू निकाली, वो वैल्यू आई, मान लो कितनी आई, 10 आई, 10 आ गई। उसके बाद आपने क्या किया, उस डिटर्मिनेंट में R1 और R3 को एक्सचेंज कर दिया, बदल दिया। तो तब जो नया डिटर्मिनेंट बना, मान लो वो B बना, और उसकी जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, वो आएगी तो इतनी ही, लेकिन साइन क्या होगा उसका, माइनस का होगा। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर किसी भी सारणी के कोई भी दो पंक्तियों को या कोई भी दो स्तंभों को हम आपस में बदल दें तो उसका न्यूमेरिकल वैल्यू तो वही रहती है, लेकिन उसका जो मान है वो कैसा हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है, माइनस में आ जाता है। ये तो थी प्रॉपर्टी नंबर 2। अब देखते हैं हम प्रॉपर्टी नंबर 3 और प्रॉपर्टी नंबर 4। ये दोनों प्रॉपर्टी एक जैसी हैं, दोनों मतलब एक ही प्रॉपर्टी है, इसी से दो प्रॉपर्टी बना रखी है। क्या कह रहे हैं, यदि सारणिक में कोई दो पंक्तियां या स्तंभ सर्वसम हो, आइडेंटिकल हो, आइडेंटिकल मतलब एक जैसे हों, तो सारणिक का मान 0 होता है। सपोज ये एक डिटर्मिनेंट है 1 3 1, इसके अंदर अवयव हैं 2 5 2 3 7 3। अब जरा इस डिटर्मिनेंट को ध्यान से देखो, इसमें 1 2 3 और 1 2 3, यानी कि C1 और C3, यानी कि कॉलम 1 और कॉलम 3, स्तंभ 1 और स्तंभ 3 दोनों एक जैसे हैं, है कि नहीं है। यही तो लिखा है ना, कोई दो पंक्तियां या स्तंभ, कोई दो एनी टू, कोई दो पंक्तियां या स्तंभ सर्वसम आइडेंटिकल हों, एक जैसे हों,
तो यहाँ C1 और C3 क्या थे, इक्वल थे, एक जैसे हैं, तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। या इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, ये एक डिटर्मिनेंट है, इसमें जो एलिमेंट है 1 2 3 7 8 9 1 2 3 है। अब इस डिटर्मिनेंट को ध्यान से देखें तो जो इसकी R1 है यानी कि रो 1 है, और जो R3 है यानी कि रो 3 है, यानी कि पंक्ति 1 और पंक्ति 3 दोनों एक जैसी हैं। तो इस डिटर्मिनेंट को अगर हम एक्सपेंड करें तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 0 आएगी। ये क्या होती है, इसकी प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। तो ये भी प्रॉपर्टी नंबर 3। अब प्रॉपर्टी नंबर 4 में आते हैं। यह प्रॉपर्टी कहती है कि यदि किसी सारणी की किसी पंक्ति या स्तंभ, कोई एक, किसी एक की बात कर रहा है, किसी एक पंक्ति या किसी एक स्तंभ का प्रत्येक अवयव क्या हो, शून्य हो, तो उस सारणी का मान क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। इसको समझते हैं। जैसे ये एक डिटर्मिनेंट है, 1 2 5 है इसकी R1, 0 0 0 है इसकी R2, 3 2 1 है इसकी R3। तो R2 के सारे अवयव क्या हैं, यहाँ पर शून्य है। R2 के सारे अवयव शून्य है, तो इस सारणी का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। या इसको ऐसे भी समझ सकते हो, ये एक डिटर्मिनेंट हमने लिया दूसरा, इसका जो कॉलम 1 है 1 2 3, कॉलम 2 है 0 0 0, कॉलम 3 है 2 4 5। तो कॉलम 2 के सारे अवयव क्या आए हैं, शून्य आए हैं। कॉलम 2 के सारे अवयव शून्य आए हैं, तो इसका मतलब इस सारणी का जो मान होगा, इस सारणी की जो वैल्यू बनेगी वो कितनी बनेगी, शून्य बनेगी, ठीक है। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, आने वाली एक्सरसाइज में लगेंगी ये। एक बार फिर से रिपीट, सारणिक में कोई दो पंक्तियाँ या स्तंभ एक जैसे हों, आइडेंटिकल हों, समान हो, तो वो सारणिक का मान शून्य होता है। या यदि किसी सारणी की कोई एक पंक्ति या कोई एक स्तंभ के सारे अवयव क्या हो जाएं, शून्य हो जाएं, तो भी उस सारणी की वैल्यू क्या होती है, शून्य होती है। तो ये तो होगी आपकी प्रॉपर्टी नंबर 4। अब देखते हैं प्रॉपर्टी नंबर 5। प्रॉपर्टी नंबर 5 कह रही है कि यदि सारणी की किसी पंक्ति अथवा स्तंभ को अचर कोई एक संख्या, जिसको हमने k से दर्शा रखा है, उससे गुणा कर दिया जाए, तो सारणिक में भी उस संख्या या उस अचर का क्या हो जाता है, गुणा हो जाता है। समझते हैं इसको। मान लो ये एक मैट्रिक्स है, A बराबर 3x3 का स्क्वायर मैट्रिक्स, A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3 इसके क्या है, एलिमेंट है। अब हमने यहाँ पर एक संक्रिया लगाई। क्या संक्रिया लगाई, जो इसकी रो 1 है उसके प्रत्येक एलिमेंट को किससे मल्टीप्लाई कर दिया, k से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कि R1 इक्वल टू लिखा है मैंने k इंटू R1। तो अब ये जो मैट्रिक्स बनेगा ये नया मैट्रिक्स हो जाएगा, क्योंकि वो तो रहा नहीं, क्योंकि उसकी रो 1 को हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो उस नए मैट्रिक्स को मैंने दर्शा दिया A1 से। होगा कैसे, ये जो रो 1 थी इसमें किसका मल्टीप्लाई होगा, k का। अब k का मल्टीप्लाई करेंगे तो सारे अवयवों में k का मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि k A1 k B1 k C1, k से यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा और यहाँ भी होगा, ठीक है। हमने कर क्या रखा है, केवल इसकी R1 में मल्टीप्लाई कर रखा है, किसका, k का मल्टीप्लाई कर रखा है। बाकी R2 को कुछ नहीं होगा और R3 को भी कुछ नहीं होगा। तो ये प्रॉपर्टी कहती है कि अब जो ये नया मैट्रिक्स बना है, इस मैट्रिक्स का अगर मैं डिटर्मिनेंट निकालूं, यानी कि डिटर्मिनेंट A1 निकालूं, तो वो बराबर आएगा, किसके, k इंटू डिटर्मिनेंट A के। कहने का मतलब ये हुआ कि ये प्रॉपर्टी से ये स्पष्ट हो रहा है कि अगर किसी सारणिक में, किसी पंक्ति में या किसी स्तंभ में कोई अवयव अगर उभयनिष्ठ है, कोई संख्या अगर उभयनिष्ठ है, तो उसको हम क्या कर सकते हैं, बाहर ले सकते हैं। देखो जैसे इसमें k उभयनिष्ठ था, तो अगर मैं k को बाहर ले लूँगा तो क्या बनेगा, ये A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3, यानी कि यही तो बन के आ जाएगा, A ही तो बन के आ जाएगा। यानी कि डिटर्मिनेंट A1 जो है k इंटू डिटर्मिनेंट A के बराबर है। ये प्रॉपर्टी एक तरीके से सही मायने में यही कहती है कि किसी सारणी की किसी पंक्ति या स्तंभ में अगर कोई संख्या क्या है, उभयनिष्ठ है, तो उसे हम सारणिक से क्या ले सकते हैं, बाहर ले सकते हैं। जैसे ये एक डिटर्मिनेंट बनाया है मैंने, इसको ज़रा ध्यान से देखना, 2 1 -1 4 2 0 6 5 8। इसमें अगर हम कॉलम 1 को देखें तो कॉलम 1 में हमको दिख रहा है कि इससे 2 उभयनिष्ठ हो जाता है, तो मैंने लिखा C1 से 2 उभयनिष्ठ लेने पर। 2 बाहर ले लेंगे तो क्या होगा, ये जो C1 है इसमें सब में 2 का भाग हो जाएगा, तो 2 का भाग 2 में जाएगा एक बार, 2 का भाग 4 में जाएगा 2 बार, 2 का भाग 6 में जाएगा कितनी बार, 3 बार, और C2 ऐसे ही आएगा, C3 ऐसे ही आएगा। तो ऐसा हम किसी भी सारणिक में कर सकते हैं। उसके किसी भी पंक्ति में या किसी भी कॉलम में कोई अगर संख्या उभयनिष्ठ है, कॉमन है, तो उसे हम कॉमन ले सकते हैं। तो ये तो थी डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी नंबर 5। प्रॉपर्टी नंबर 6 को देखते हैं। ये प्रॉपर्टी कह रही है कि यदि सारणी की किसी पंक्ति या स्तंभ का प्रत्येक अवयव, कोई भी एक पंक्ति या कोई भी एक स्तंभ, उसका जो प्रत्येक अवयव है 2 राशियों यानी कि 2 पदों का योगफल हो, वहाँ पर 2 टर्म जुड़े हों, तो हम सारणिक को उसी कोटि के, जिस कोटि का वो सारणिक है, उसी कोटि के 2 सारणिकों के रूप में क्या कर सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं, यानी कि उसको तोड़ सकते हैं। कैसे करेंगे देखो समझना। ये एक डिटर्मिनेंट है,
A1 प्लस अल्फा वन, B1 प्लस बीटा वन, C1 प्लस गामा वन, A2 B2 C2 A3 B3 C3। इस डिटर्मिनेंट की जो रो वन है, इस रो वन को ध्यान से देखो। यहाँ पर प्रत्येक पद ये वाला और ये वाला, यानी कि रो वन के सारे टर्म जो हैं वो दो पदों के योग से मिलके बने। यहाँ पर A1 प्लस अल्फा वन है, यहाँ पर B1 प्लस बीटा वन है, यहाँ पर C1 प्लस गामा वन है। तो इसको हम दो अलग अलग डिटर्मिनेंट में तोड़ सकते हैं। कैसे तोड़ेंगे? पहले लिखेंगे A1 A2 A3, B1 B2 B3, C1 C2 C3, ये लिखा है। फिर प्लस का साइन लगाएंगे, फिर करेंगे अल्फा वन बीटा वन गामा वन, ये हो गया। ये A2 B2 C2 ऐसे ही आएगा और A3 B3 C3 ऐसे ही आएगा। यहाँ पर तो क्या था, R1 में जो प्रत्येक अवयव है दो पदों के योग से मिलकर बना था। ये कॉलम में भी हो सकता है। कॉलम में होगा तो कैसे होगा? इस तरीके का होगा। A1 प्लस अल्फा वन, B1 प्लस बीटा वन, C1 प्लस गामा वन, A2 B2 C2 A3 B3 C3। तो इसको भी दो डिटर्मिनेंट में हम तोड़ सकते हैं। कैसे? A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3, ये बना पहला। फिर प्लस लगेगा, उसके बाद अल्फा वन A2 A3 बीटा वन B2 B3 गामा वन C2 C3, ये बनेगा दूसरा डिटर्मिनेंट। तो एक डिटर्मिनेंट को हम दो डिटर्मिनेंट में तोड़ सकते हैं। कब? जब उसकी कोई भी एक रो या कोई भी एक कॉलम के सारे अवयव दो या दो टर्म से मिलके बने हों। दो टर्म से क्या हो? दो टर्म के एडिशन से मिलके बने हों, दो पदों के योगफल से मिलके बने हों, तब जाके हम इस एक डिटर्मिनेंट को इन दो अलग अलग डिटर्मिनेंट में क्या कर सकते हैं? इस तरीके से तोड़ सकते हैं। तो ये तो थी इसकी प्रॉपर्टी नंबर 6। प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी नंबर 7। ये प्रॉपर्टी कहती है कि यदि किसी सारणी की किसी पंक्ति अथवा स्तंभ के अवयवों में दूसरी पंक्तियों अथवा स्तंभों के संगत अवयवों के सम अपवर्त मतलब मल्टीप्लाई, जिसको हम गुणज भी कहते हैं, जोड़े या घटा दिए जाएं तो सारणी के मान में परिवर्तन नहीं होता। अब आप कह रहे होगे ये प्रॉपर्टी ऐसी अटपटी क्या है? तो अटपटी कुछ नहीं है। हम मैट्रिक्स में करते थे ना, कहीं कहीं पर संक्रियाएं लगाते थे, R1 इक्वल टू R1 प्लस 2R2 ऐसा लगाते थे, या कहीं पर C1 इक्वल टू C1 माइनस 3C2, इस टाइप के ऑपरेशन हम वहाँ पर लगाते थे। तो वही यहाँ पर कह रहा है। सपोज एक मैट्रिक्स है A231 462 693। हमने इसमें एक संक्रिया लगाई, एक ऑपरेशन लगाया। क्या लगाया कि C1 इक्वल टू कर दिया C1 प्लस C2, यानी कि ये जो कॉलम 1 है इसको कॉलम 1 और कॉलम 2 में जोड़ के लिख दिया। तो 2 प्लस 3 कितना हो जाएगा? 5, 4 प्लस 6 कितना हो जाएगा? 10, 6 प्लस 9 कितना हो जाएगा? 15। कॉलम 2 वैसे ही रहा और कॉलम 3 वैसे ही रहा। तो ये प्रॉपर्टी कहती है कि इसकी जो डिटर्मिनेंट वैल्यू है, डिटर्मिनेंट A, वो इस नए मैट्रिक्स की, क्योंकि यहाँ पर हमने ये संक्रिया लगा दी है तो ये नया मैट्रिक्स बन गया है, तो इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू की क्या आएगी? वो बराबर ही आएगी, कोई परिवर्तन उसमें नहीं होगा। चाहे आप इतनी कितनी ही संक्रियाएं इसमें लगा दो। यहाँ पर हमने करा ना, C1 इक्वल टू C1 प्लस C2 करा। आप इसी तरीके से R1 इक्वल टू R1 प्लस R2 कर लो, R1 प्लस 2R1 कर लो, प्रॉपर्टी लगा सकते हो, संक्रिया लगा सकते हो। तो सारणिक के मान में परिवर्तन नहीं होता, यानी कि जो ओरिजिनल डिटर्मिनेंट की वैल्यू थी वही तुम्हारी इस प्रॉपर्टी लगाने के बाद जो डिटर्मिनेंट बना है उसकी वैल्यू की क्या रहेगी? हमेशा इक्वल रहेगी। तो ये थी आपकी प्रॉपर्टी नंबर 7। जो एक्सरसाइज 4.2 में अब हम पहुंच गए हैं। प्रश्नावली शुरू करने से पहले एक थोड़ी सी बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस तरीके से हम आव्यूह में क्या करते थे, रो ऑपरेशन लगाते थे या कॉलम ऑपरेशन लगाते थे, जिससे हम किसी रो को या कॉलम को चेंज कर देते थे, वही ऑपरेशन यहाँ पर हम डिटर्मिनेंट में भी लगा सकते हैं, ताकि हम उस डिटर्मिनेंट को उन प्रॉपर्टीज़ में ले आएँ, उन गुणधर्मों में ले आएँ, और जिससे उसका मान हम आसानी से क्या करें? निकाल सकें। तो प्रश्नावली 4.2 का जो पहला प्रश्न है, पहले से लेकर 5 तक, ये कह रहा है कि बिना प्रसरण किए प्रसार नहीं करना है और सारणिकों के गुणधर्मों का प्रयोग करना है। प्रश्न नंबर 1 से 5 तक को सिद्ध कीजिए। तो पहला क्वेश्चन है ये डिटर्मिनेंट हमको बना के दे रखा है, इसकी वैल्यू हमको क्या लानी है? 0 लानी है। तो अभी हमने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी, उस प्रॉपर्टीज़ में देखा था कि डिटर्मिनेंट की वैल्यू कब 0 होती है। तो उसके लिए हमने देखा था कि अगर किसी डिटर्मिनेंट में कोई दो पंक्ति या कोई दो कॉलम एक जैसे हो जाएं तो उसका मान 0 हो जाता है, या किसी डिटर्मिनेंट में किसी एक पंक्ति या किसी भी एक कॉलम, चाहे वो कोई भी हो, उसके सारे अवयव क्या हो जाएं? 0 हो जाएं, तो डिटर्मिनेंट का मान 0 हो जाता है। अब यहाँ पर 0 तो कोई नहीं है और ना ही हम यहाँ पर 0 बना सकते हैं। तो हम इसकी पहली वाली प्रॉपर्टी में चलते हैं कि किसी भी एक पंक्ति या किसी भी एक कॉलम के सारे अवयव एक जैसे हो जाएं। तो उसके लिए हमको यहाँ पर कुछ ऑपरेशन लगाने पड़ेंगे। ज़रा इस डिटर्मिनेंट को ध्यान से देखो। जो इसका कॉलम 1 है वो है XYZ, कॉलम सेकेंड है ABC, और कॉलम थर्ड है X प्लस A Y प्लस B Z प्लस C। अब ज़रा यहाँ देखो, अगर मैं इस X में इस A को जोड़ूँ तो X प्लस A बन जाएगा,
इस y में इस b को जोड़ूँ तो y प्लस बी बन जाएगा, और इस z में c को प्लस करूँगा तो क्या बन जाएगा z प्लस सी, यानी कि ये हो जाएगा x प्लस ए, ये हो जाएगा y प्लस बी, और ये हो जाएगा z प्लस सी। तो अब जैसा C1 है वैसा ही C3 है, यानी कि दो कॉलम क्या हो गए, समान हो गए। इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। तो यही यहाँ पर हम करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड से चलते हैं, इसमें एक ऑपरेशन लगाते हैं। C1 इक्वल टू लिखते हैं C1 प्लस C2, यानी कि C1 को चेंज करेंगे। कैसे चेंज करेंगे, C1 और C2 को आपस में ऐड कर देंगे। तो उससे क्या हो जाएगा, x में a ऐड होगा तो ये बनेगा x प्लस ए, y में b ऐड होगा ये बनेगा y प्लस बी, z में c ऐड होगा तो ये बनेगा z प्लस सी। कॉलम 2 को कुछ नहीं किया था, वैसे का वैसे ही आएगा। कॉलम 3 को भी कुछ नहीं किया था, वैसे का वैसा ही आएगा। तो अब ज़रा ध्यान से देखो, C1 और C3 क्या हो गए, समान हो गए। बराबर लिख देते हैं 0, क्यों लिख देते हैं, क्योंकि रीजन दे देते हैं C1 व C3 क्या हैं, समान हैं। तो इस प्रॉपर्टी के कारण ये डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू आई कितनी आ गई, 0 आ गई। तो ये था इसका कौन सा पार्ट, फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि ये डिटर्मिनेंट दे रखा a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, फिर b माइनस सी, सी माइनस ए माइनस बी, और c माइनस ए माइनस बी माइनस सी। इसको हमने कितना लाना है, 0 लाना है। 0 लाने के लिए फिर से वही दो प्रॉपर्टी, या तो किसी पंक्ति या किसी कॉलम के सारे अवयव 0 करो, या किसी पंक्ति, कोई दो पंक्ति या कोई दो कॉलम को एक जैसा बनाओ। अब एक जैसा कैसे बनाएंगे, इस डिटरमिनेंट को ध्यान से देखो। ये a माइनस बी है, ये b माइनस सी है, ये c माइनस ए है। कैसे बनाएं इनको एक जैसा, एक जैसा तो नहीं बन सकता है। तो यहाँ पर हम 0 बनाने की कोशिश करते हैं। अब ज़रा ध्यान से देखो, a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, यदि इन तीनों को आपस में जोड़ दिया जाए तो क्या होगा, a से a कट जाएगा, b से b कट जाएगा, और c से c कट जाएगा। सारे कैंसिल हो जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, यहाँ पर 0 बन जाएगा। यानी कि यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, एक ऑपरेशन लगाते हैं, LHS करके लिखते हैं, LHS करके लिखते हैं C1 इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। ऐसा करने से क्या होगा देखना, a माइनस बी में ऐड होगा कौन, b माइनस सी, और कौन ऐड होगा, c माइनस ए। ऐसी इधर b माइनस सी में कौन ऐड होगा, c माइनस ए, फिर कौन ऐड होगा, a माइनस बी, फिर ऐसी इधर c माइनस ए में ऐड होगा कौन, c माइनस ए में ऐड होगा a माइनस बी, फिर b माइनस सी। तो ये C1 तो ऐसी बन गई, C2 को कुछ नहीं किया था तो C2 ऐसी की ऐसी आएगी, b माइनस सी, सी माइनस ए माइनस बी। C3 भी ऐसी की ऐसी आएगी, c माइनस ए माइनस बी, और b माइनस सी। अब माइनस ए से प्लस ए, माइनस बी से प्लस बी, माइनस सी से प्लस सी, सब कैंसिल। प्लस बी से माइनस बी, प्लस ए से माइनस ए, प्लस सी से माइनस सी, सब कैंसिल। प्लस सी से माइनस सी, प्लस बी से माइनस बी, प्लस ए से माइनस बी, सारे कैंसिल हो गए। सारे कैंसिल हो गए तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये 0 ये 0 ये 0, सब 0 बन गए, 0 0 0। ये वाला क्या बनेगा, बी माइनस सी, सी माइनस ए माइनस बी। ये वाला ऐसे ही रहेगा, सी माइनस ए माइनस बी माइनस सी। और प्रॉपर्टी से इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। कौन सी प्रॉपर्टी से, यहाँ पर लिखोगे, चूँकि C1 के सारे अवयव क्या हैं, शून्य हैं। तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होगी, शून्य होगी। ठीक, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में ये एक डिटर्मिनेंट हमको दे रखा है 2 3 5 7 8 9 65 75 86। इसको हमने क्या लाना है, 0 लाना है। 0 लाना है मतलब इसमें हम केवल दो प्रॉपर्टीज़ का यूज़ कर सकते हैं, या तो इसके कोई दो कॉलम या कोई दो रोज़ को एक जैसा दिखा सकते हैं, या किसी एक रो या किसी एक कॉलम के सारे अवयव शून्य दिखा सकते हैं। तो अब क्या किया जाए, यहाँ पर देखो, यहाँ पर किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम के अवयवों को शून्य दिखाना तो इतना आसान है नहीं। ये जो कॉलम 1 है ये है 2 3 5, ये है 7 8 9, ये कॉलम 3 बहुत बड़ा हो रहा है। तो हम क्या करते हैं, इस कॉलम 3 को छोटा बनाने की कोशिश करते हैं। छोटा बनाने की कोशिश कैसे करेंगे, इस कॉलम में से हमने किसी अन्य कॉलम को घटाना पड़ेगा, पहली बात तो ये है। और उसके बाद भी डायरेक्ट घटा के भी नहीं होगा, उस कॉलम को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा पहले, फिर घटाना पड़ेगा। अब ज़रा ध्यान से देखो, कॉलम 2 को देखो, अगर मैं इसको 9 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 9 7 जा हो जाएगा 63, और 65 में से 63 को माइनस करूँगा तो कितना आ जाएगा, 2। 9 8 जा हो जाएगा 72, 75 में से 72 को माइनस करूँगा 3,
9 9 जा हो जाएगा 81, 86 से 81 को माइनस करूँगा 5, तो यहाँ पर भी 2 3 5 आ जाएगा, और C1 में भी 2 3 5 है। C1 और C3 एक जैसी बन जाएंगी, तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो यहाँ पर हम प्रॉपर्टी लगाते हैं, C3 इक्वल टू करते हैं C3 माइनस 9C2, ऐसा करते हैं। तो C1 को तो कुछ नहीं किया, 2 3 5 वैसे ही आएगा। C2 को कुछ नहीं किया, 7 8 9 वैसे ही आएगा। C3 माइनस 9C2 यानी कि 65 माइनस 9 इंटू C2, 9 सत्ता 63, 75 माइनस 9 8 जा 72, 86 माइनस 9 9 जा 81। अब आगे को सॉल्व करो, तो ये हो जाएगा 2 3 5 7 8 9, 65 में से 63 माइनस हुआ 2, 75 में से 72 माइनस हुआ 3, 86 में से 81 माइनस हुआ 5, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, क्योंकि ये जो C1 है और जो C3 है, C1 व C3 आइडेंटिकल हैं, एक जैसे हैं, समान हैं, तो इसका मतलब ये उपरोक्त डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 में भी हमको एक डिटर्मिनेंट बना के दे रखा है, और इसको हमने कितना प्रूव करना है, 0 प्रूव करना है। 0 प्रूव करना है यानी कि या तो कोई रो या कोई कॉलम को 0 दिखाओ, या कोई 2 रो या 2 कॉलम को एक जैसा दिखाओ। तो कैसे करें, यहाँ पर अब ज़रा देखो, C1 में तो 1 1 1 है, C2 है, BC CA AB, C3 कुछ इस तरह की दे रखी है। इसमें A से अंदर गुणा करूँगा तो ये AB बन जाएगा, ये AC बन जाएगा, ये BC बन जाएगा, ये BA बन जाएगा, ये CA बन जाएगा और BC बन जाएगा। तो सबसे पहले तो यही कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, 1 1 1 BC CA AB, यहाँ A से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये AB प्लस AC, यहाँ B से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे BC प्लस CA, यहाँ C से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे CA प्लस BC, इतना बन गया। अब हमें इसको 0 लाना है, 0 लाना है तो यहाँ पर अब किसी भी एक रो या एक कॉलम को 0 करना तो आसान है नहीं, तो हम क्या करते हैं, आइडेंटिकल दिखाते हैं किसी रो या किसी कॉलम को, कोई 2 रो या कोई 2 कॉलम को। उसके लिए भी हमें यहाँ पर कुछ करना पड़ेगा। देखो जरा C3 को देखो, AB है AC है, अगर इस C3 में C2 को जोड़ दूँ तो AB प्लस BC प्लस AC, ऐसा ही तो बनेगा। वैसे इधर AB प्लस BC प्लस AC, ये कुछ ऐसा हो जाएगा। यहाँ पर थोड़ी सी गड़बड़ जैसी है, गड़बड़ जैसी क्या लग रही है कि यहाँ पर A से B मल्टीप्लाई होगा तो ये बनेगा AB। अब फिर AB प्लस BC प्लस AC, कुल मिला के अगर इस C3 को C2 में जोड़ दूँ तो AB BC AC, AB BC AC और AB BC और AC, यानी कि C3 में AB BC AC, AB BC AC, AB BC AC बनेगा। और फिर उस AB प्लस BC प्लस AC को मैं बाहर ले लूँ तो यहाँ पर 1 1 1 आ जाएगा। तो यही यहाँ पर करते हैं हम, C3 इक्वल टू लिखते हैं C2 प्लस C3, तो क्या हो जाएगा, C1 को कुछ नहीं करेंगे वैसे ही, C2 को कुछ नहीं करेंगे, C2 भी वैसे ही आएगा, C3 चेंज होगा, AB, ये तीनों को आपस में जोड़ दो, AB BC AC बन जाएगा, AB BC AC बन जाएगा, यहाँ भी AB BC AC, CA कहो AC कहो एक ही बात है, AB BC AC, वैसे AB BC और AC, इतना हो गया। अब मैंने कहा था इसको देखो, ये तीनों में कॉमन है ना, तो C3 से क्या कॉमन ले लेंगे, AB प्लस BC प्लस AC, उभयनिष्ठ लेने पर ले सकते हैं। डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी में हमने देखा था कि किसी भी रो या किसी भी कॉलम में अगर कोई उभयनिष्ठ है तो उसको हम कॉमन ले सकते हैं, जबकि मैट्रिक्स में ऐसा नहीं होता है, वहाँ पूरे मैट्रिक्स से कॉमन आता है। तो क्या बनेगा, 1 1 1 BC CA AB, यहाँ भी क्या रह जाएगा, 1 1 1 रह जाएगा, कॉमन चले गया, यानी कि सब में भाग चले गया उसका, तो 1 1 1 चले गया। अब देखो C1 और C3 एक जैसे हो गए हैं, तो इसकी वैल्यू क्या बन जाएगी, 0 बन जाएगी। यहाँ पर हम लिख देंगे C1 व C3 क्या हैं, समान हैं, इसलिए इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या बनेगी, 0 बनेगी। ठीक है, तो ये तो था आपका क्वेश्चन नंबर 4। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। इसमें हमको एक डिटर्मिनेंट दे रखा है, ये पूरा है, P प्लस C Q प्लस R Y प्लस Z C प्लस A R प्लस B Z प्लस X A प्लस B P प्लस Q X प्लस Y, इसको इक्वल लाना है हमने 2 इंटू ये डिटर्मिनेंट के। यहाँ अब हमने क्या करना है, 0 नहीं लाना है। तो अब यहाँ पर क्या किया जाए, क्या प्रॉपर्टी लगाई जाए, किस तरीके से इसको ऐसा बनाया जाए, ये हमने सोचना है। तो इसकी LHS में चलते हैं। इस डिटर्मिनेंट को अगर हम ध्यान से देखें, ये देखो B प्लस C है, C प्लस A है, A प्लस B है। अगर इनको आपस में जोड़ दूँ मैं, अगर मैं इनको आपस में क्या कर दूँ, जोड़ दूँ,
तो ए टू ए, बी टू बी, सी टू सी, ऐसे इधर पी टू पी, क्यू टू क्यू, आर टू आर, एक्स टू एक्स, वाई टू वाई, जेड टू जेड। तो टू मिलेगा, कम से कम इतना तो मिलेगा। तो यहाँ पर एक प्रॉपर्टी लगाते हैं, प्रॉपर्टी मतलब ट्रांसफॉर्मेशन लगाते हैं। एक R1 इक्वल टू करते हैं R1 प्लस R2 प्लस R3, जोड़ देते हैं आपस में। तो ये तीनों जुड़ेंगे आपस में, क्योंकि तीनों को जोड़े हैं। तो ए आ जाएगा 2 बार, बी आ जाएगा 2 बार, सी आ जाएगा 2 बार। ऐसे इधर पी क्यू आर सब दो बार आ जाएंगे, 2p प्लस 2q प्लस 2r। ऐसी 2x 2y 2z, 2x प्लस 2y प्लस 2z। R2 वैसी की वैसे ही आएगी, R प्लस पी, जेड प्लस एक्स, ए प्लस बी, पी प्लस क्यू, एक्स प्लस वाई। अब ज़रा देखो, दो इसमें भी कॉमन है, दो इसमें भी कॉमन है, दो इसमें भी कॉमन है। हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, कैसा? ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, ट्वाइस ऑफ पी प्लस क्यू प्लस आर, ट्वाइस ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड लिख सकते हैं बिल्कुल। इसको कुछ नहीं करेंगे, सी प्लस ए, आर प्लस पी, जेड प्लस एक्स, ए प्लस बी, पी प्लस क्यू, एक्स प्लस वाई। अब इस R1 से दो को क्या कर देंगे? कॉमन कर देंगे। R1 से दो उभयनिष्ठ लेने पर, R1 से दो उभयनिष्ठ करोगे तो दो बाहर आ गया, यहाँ पर बच जाएगा ए प्लस बी प्लस सी, यहाँ पर बच जाएगा पी प्लस क्यू प्लस आर, यहाँ पर बच जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड। बाकी ये दोनों सेम आएंगी, सी प्लस ए, आर प्लस पी, जेड प्लस एक्स, ए प्लस बी, पी प्लस क्यू, एक्स प्लस वाई। अब क्या करा जाए आगे को? देखो, हमको यहाँ पर ए लाना है, जो ये प्रूव करना है ना, यहाँ पर क्या लाना है? ए, यहाँ पर पी, यहाँ पर एक्स। अब सोचना है कि यहाँ पर ए कैसे आएगा, ये हमने दिमाग लगाना है यहाँ पर। फिर यहाँ पर बी लाना है, यहाँ पर क्यू लाना है, यहाँ पर वाई लाना है, यहाँ पर सी, यहाँ पर आर, यहाँ पर जेड। अब क्या प्रॉपर्टी लगाई जाए, क्या किया जाए कि यहाँ पर क्या आ जाए? ए आ जाए। ये हमको यहाँ पर दिमाग लगाना पड़ेगा थोड़ा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, अगर इससे इसको घटा देता हूँ, R2 से R1 को घटा देता हूँ, तो C से C कटेगा, A से A कटेगा, यहाँ पर बनेगा माइनस का B। माइनस का B भी तो हमको लाना है। इससे इसको घटाता हूँ तो A से A कट जाएगा, B से B कट जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा कितना? C, माइनस का C आएगा। तो यही संक्रियाएँ लगाते हैं हम। R2 इक्वल टू करते हैं R2 माइनस R1, और R3 इक्वल टू करते हैं R3 माइनस R1। ऐसा करा मैंने, तो क्या होगा? R1 को तो कुछ नहीं करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी ऐसे ही आएगा, पी प्लस क्यू प्लस आर ऐसे ही आएगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड ऐसे ही आएगा। अब इससे इसको घटाना है तो सी से सी कैंसिल, ए से ए कैंसिल, घटाने पर ये बी क्या बन जाएगा? माइनस का। यहाँ आर से आर कैंसिल, पी से पी कैंसिल, घटाने पर क्यू क्या बन जाएगा? माइनस का। यहाँ जेड से जेड कैंसिल, एक्स से एक्स कैंसिल, ये क्या बन जाएगा? माइनस का वाई। ऐसे ही यहाँ ए से ए कैंसिल, बी से बी कैंसिल, क्या बन जाएगा? माइनस का सी। पी से पी घटेगा, क्यू से क्यू घटेगा, आर का आएगा माइनस का, एक्स से एक्स घटेगा, वाई से वाई घटेगा, जेड किसका आएगा? माइनस का। इतना हो गया। अब उसके बाद क्या किया जाए? अब हम एक काम करते हैं, माइनस इसमें भी कॉमन हो रहा है, माइनस इसमें भी कॉमन हो रहा है, तो क्यों ना R2 और R3 से माइनस को क्या कर लेते हैं? हम कॉमन कर लेते हैं। R2 और R3 से माइनस को कॉमन कर लेते हैं। या एक काम और भी कर सकते हैं उसके बाद, उससे पहले R1 को R1 प्लस R2 प्लस R3 कर लेते हैं। B से B कट जाएगा, C से C कट जाएगा, यहाँ पर बच जाएगा A, Q से Q कट जाएगा, R से R कट जाएगा, यहाँ पर बच जाएगा P। तो ये संक्रिया लगाते हैं पहले। R1 इक्वल टू लिखते हैं R1 प्लस R2 प्लस R3। ऐसा करने से क्या होगा, इनको आपस में जोड़ेंगे तो B से B कटेगा, C से C कटेगा, यहाँ पर बचेगा क्या? R1 में A, चेंज तो R1 ही हो रही है ना। यहाँ Q से Q कटेगा, R से R कटेगा, क्या बचेगा? P। यहाँ Y से Y, Z से Z, यहाँ पर क्या बचेगा? X। ये हो गया। हमने लाना भी तो था इसी ए पी एक्स ही तो लाना था। तो एक काम ये हो गया, बाकी R2 वैसी की वैसी और R3 भी वैसी की वैसी ही आएगी। अब यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि हमको ये जो लाने हैं ये प्लस के लाने हैं, तो यहाँ से हम माइनस को क्या कर लेते हैं? कॉमन कर लेते हैं। R2 से -1 तथा R3 से -1 उभयनिष्ठ लेने पर। अब जब माइनस कॉमन ले लोगे तो क्या होगा?
एक माइनस यहाँ से बाहर आएगा, एक माइनस माइनस वन यहाँ से बाहर आएगा, माइनस वन यहाँ से बाहर आएगा, माइनस माइनस प्लस वन हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, ऐसा बनेगा ये 2 इंटू माइनस वन इंटू माइनस वन प्लस वन ही तो होता है, यानी कि 2 ही तो रहेगा लास्ट में। और क्या बच जाएगा अंदर, इसको काट देता हूँ मैं, तो यहाँ पर बच जाएगा ये ए पी एक्स, ये पॉजिटिव हो जाएगा, बी क्यू वाई सी आर जेड, ये दो यहाँ लिख देते, यही हमने प्रूव करना था, ए पी एक्स बी क्यू वाई सी आर जेड। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया, यानी कि सिद्ध हो गया। तो इस तरीके से हम संक्रिया लगा के भी डिटर्मिनेंट को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो आप लोग इतना कीजिएगा, बाकी फिर अब नेक्स्ट वीडियो में देखें।